जिंदगी की सबसे बड़ी जंग तुम अपने ही भीतर लड़ते हो और जीत भी वहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे पहचाने, लेकिन सच ये है, दुनिया तभी बदलती है जब तुम खुद बदलने का साहस करते हो। ओशो कहते हैं, तुम अपना जीवन बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज हम उसी परिवर्तन को खोलेंगे, अंदर से बाहर तक। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं, यह तुम्हारी चेतना का दरवाजा है। यह तुम्हें यह नहीं बताती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, यह दिखाती है कि तुम कौन हो सकते हो। ओशो का संदेश हमेशा साफ रहा, मनुष्य पैदा होता है अनोखा, लेकिन बन जाता है नकल। हम रोज दुनिया की भीड़ में खोते जाते हैं, लोगों की अपेक्षाएं ओढ़ते जाते हैं और एक दिन पाते हैं हमने खुद को कहीं गिरवी रख दिया है। यह किताब तुम्हें वापस तुम्हारे मूल तक ले जाएगी, जहां डर नहीं, जहां तुलना नहीं, जहां समाज की आवाज नहीं, सिर्फ तुम हो, शुद्ध तुम। अध्याय 1, बदलना क्यों जरूरी है। ओशो कहते हैं, चेंज बाहरी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अंदरूनी होता है, और यही इस अध्याय की पूरी आत्मा है। बहुत लोग सोचते हैं कि वे बदल रहे हैं। कोई अपना पहनावा बदल लेता है, कोई अपनी नौकरी, कोई अपना शहर, कोई अपना रिश्ता। लेकिन ओशो कहते हैं, यह बदलाव सिर्फ सतह पर है। तुम्हारे भीतर जो पुरानी मानसिकता बैठी है, वही तुम्हारी असली जेल है। जब तक वह नहीं बदलती, तब तक तुम जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, तुम्हें वही पीड़ा, वही संघर्ष, वही उलझनें बार बार मिलेंगी, क्योंकि जीवन वही रहता है जब तक तुम वही रहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने भीतर की जड़ों को बदल देना। तुम्हारी सोच, तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी चाहतें, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी कंडीशनिंग। जैसे एक पेड़ सिर्फ पत्ते बदलकर हरा नहीं हो सकता, उसे जड़ों तक पानी चाहिए, उसे भीतर से नया होना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन उसी भीतर की बात करता है। ओशो कहते हैं, लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं क्योंकि खुद को देखना सबसे मुश्किल है। तुम्हें खुद को देखना होगा। तुम कैसे सोचते हो, किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से डरते हो, बार बार कौन सी बातें तुम्हें दुख देती हैं, कौन सी आदतें तुम्हें रोकती हैं। अगर तुम इन्हें सच में देख पाओ, बिना भागे, बिना छुपाए, तो बस देखना ही पर्याप्त होगा। क्योंकि ओशो कहते हैं, देखना ही परिवर्तन है। जब अवेयरनेस आती है तो पुरानी आदतें टूटने लगती हैं, माइंड की पकड़ ढीली होने लगती है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप शुरू हो जाता है। बाहरी बदलाव क्यों अस्थायी है? क्योंकि वे तुम्हें नया देते नहीं, वे तुम्हें सिर्फ व्यस्त कर देते हैं। तुम सोचते हो कि जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन भीतर वही पुराना तुम्हें चला रहा होता है। शहर बदला, लेकिन अकेलापन वही नौकरी बदली, लेकिन डर वही रिश्ता बदला, लेकिन अपेक्षा वही दोस्त बदले, लेकिन ईगो वही। जब तक तुम्हारा इनर सॉफ्टवेयर नहीं बदलता, तुम्हारी जिंदगी की स्क्रीन वही रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन उसी सॉफ्टवेयर को बदलने की कला है। जिस दिन तुमने खुद को देख लिया, उस दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। देखना ही परिवर्तन है। हमने समझ लिया कि बदलाव भीतर से आता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कौन सी अदृश्य शक्ति तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने से रोकती रहती है? वह शक्ति इतनी गहरी है कि 95% लोग जिंदगी भर उससे लड़ते रहते हैं और जीत नहीं पाते। वह शक्ति क्या है और उससे आजाद कैसे हुआ जाए, जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2, फियर, वह कैद जो दिखती नहीं। डर मनुष्य का सबसे पुराना साथी और सबसे बड़ा दुश्मन भी। डर तुम्हें रोकता है, डर तुम्हें छोटा बनाता है, डर तुम्हें उन्हीं सीमाओं में कैद रखता है जहां तुम रहना नहीं चाहते, लेकिन निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। ओशो कहते हैं, डर का इलाज साहस नहीं, डर को समझना है, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह पिघल जाता है। डर कैसे पैदा होता है? कोई भी बच्चा डर लेकर पैदा नहीं होता। डर धीरे धीरे उसके अंदर डाला जाता है,
घर के भीतर से ही, ऐसा मत करना, गिर जाओगे। वह मत कहना, लोग क्या सोचेंगे। ज्यादा मत हंसना, बुरा लग जाएगा। इतने बड़े सपने मत देखो, फेल हो जाओगे। धीरे धीरे बच्चा सीखता है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है। उसका मन हर चीज में खतरा ढूंढने लगता है और यह डर का बीज बाद में एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। माइंड पुराने घावों को क्यों पकड़े रखता है? माइंड की एक विशेषता है, वह नेगेटिविटी को याद रखता है और पॉजिटिविटी को भूल जाता है, क्योंकि नेगेटिव यादें माइंड के लिए सर्वाइवल से जुड़ी होती हैं। अगर कभी तुम किसी बात से डरे थे, किसी ने डांटा, किसी ने ठुकराया, किसी ने अपमान किया, माइंड उसे अपने डेटा बैंक में सबसे ऊपर रख लेता है। उसे लगता है यही यादें तुम्हें भविष्य के खतरे से बचाएंगी। लेकिन माइंड ये नहीं समझता कि पुरानी यादें हमें जीवित नहीं रखती, वे हमें जकड़े रखती हैं। फैमिलीज और सोसाइटी डर को कैसे जड़ बना देती हैं। हमारी संस्कृति में डर को कैरेक्टर समझ लिया गया है। जिस बच्चे को डर लगता है, जिसे रोक टोक की आदत है, जो दूसरों की आज्ञा मान लेता है, उसे संस्कार वाला माना जाता है। धीरे धीरे डर हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हम असल में डर को जी रहे हैं, जिंदगी को नहीं। डर छूटता कैसे है? डर से लड़ो मत, डर को दबाओ मत, डर को छुपाओ भी मत। ओशो कहते हैं, डर को महसूस करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे अपना पूरा ध्यान दो। जब तुम डर को देखते हो तो दो चीजें होती हैं। डर तुम्हें चलाना बंद कर देता है। डर की ऊर्जा अवेयरनेस में घुलने लगती है। उसी क्षण ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। डर को समझना, डर को स्वीकारना, डर को बिना भागे देखना, यही उसकी चाबी है। अवेयरनेस कैसे डर को पिघला देती है? अवेयरनेस ऐसा प्रकाश है जो किसी भी अंधेरे को टिकने नहीं देता। जब तुम किसी डर को होश के साथ देखते हो तो तुम समझ जाते हो डर सिर्फ एक थॉट है, एक मेमोरी है, एक इल्यूजन है। और जो इल्यूजन देखा जाता है वह अस्तित्व खो देता है। डर का वजूद उतना ही है जितना तुम्हारी अनअवेयरनेस। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, डर पिघलता जाता है और उसकी जगह आती है शांति, स्वीकृति, आजादी। अब तुम्हें पता चल गया कि डर कैसे काम करता है, लेकिन एक और चीज है जो डर से भी ज्यादा खतरनाक है और वह हर इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे अंदर से खाता रहता है। वह क्या है और क्यों ओशो उसे मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं? इसका जवाब मिलेगा अध्याय 3 में। अध्याय 3, कंपैरिजन। जहर जो बचपन से दिया जाता है। दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण पल कौन सा होता है? जब एक बच्चा खुद को पहली बार महसूस करता है। ना कोई कंपटीशन, ना कोई कंपैरिजन, ना कोई डर कि मैं अच्छा हूं या नहीं। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रहती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे सबसे पहले जो जहर पिलाया जाता है वह है तुलना। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है, वह लड़की तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुम्हें भी अपने भाई जैसा बनना चाहिए। दूसरों को देखो कहां पहुंच गए। और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो दूसरों से तुलना करते करते बने। तुम्हारा असली चेहरा, असली स्वाद, असली पोटेंशियल कहीं खो जाता है। कंपैरिजन कैसे ओरिजिनलिटी को मार देता है? ओशो कहते हैं, कंपैरिजन सबसे बड़ी हिंसा है क्योंकि यह तुम्हें तुम बनने नहीं देती। जब भी तुम कंपेयर करते हो, तुम दूसरों के अनुसार मापे जाते हो, अपने अनुसार नहीं। तुम्हें अपना रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस दूसरों के पैरों के निशान पीछा करते रहते हो। और इसी पीछा करने में तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी यूनिकनेस, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सब खत्म हो जाती है। कंपैरिजन का खेल ऐसा है कि तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई तुमसे 100% से कम हो जाती है। आगे होगा किसी चीज में, किसी न किसी स्तर पर। और जब तक कंपैरिजन है, दिमाग में संतोष की जगह हमेशा कमी, जलन और दुख ही रहेगा। पूरी पृथ्वी के अरबों लोगों में एक तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा होना सब अलग है। ओशो कहते हैं, तुम एक सिग्नेचर हो जिसकी एक और प्रति नहीं हो सकती। जब तुम अपनी यूनिकनेस को पहचान लेते हो तो तुम दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ देते हो।
फिर तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हो। तुम्हें किसी को हराना नहीं होता, सिर्फ खुद को जानना होता है। जब तक तुम दूसरों को देखकर जीते हो, तुम उनकी कहानी का किरदार बन जाते हो, और जब तुम खुद को देखकर जीते हो, तुम अपनी कहानी के रचयिता बन जाते हो। कंपैरिजन का अंत वहीं होता है जहां सेल्फ सीइंग शुरू होती है। अपने दिल की सुनो, अपने रास्ते पर चलो, अपने बनो। दुनिया को तुम्हारी कॉपी नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा असली रूप चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आती है? सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, न तारीफ से, न दूसरों की अप्रूवल से। सेल्फ रिस्पेक्ट आती है अपने आप को स्वीकारने से, अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करने से। ओशो कहते हैं, जो खुद को सम्मान देता है उसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। जब कंपैरिजन खत्म होता है, तभी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। ऑथेंटिसिटी की शक्ति। ऑथेंटिसिटी मतलब तुम वही हो जो तुम महसूस करते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम कहना चाहते हो। कोई दिखावा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई मास्क नहीं। एक ऑथेंटिक इंसान इतना प्रभावशाली होता है कि उसकी मौजूदगी ही हीलिंग बन जाती है। दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल चीज है एक असली इंसान। अब सवाल यह है, कंपैरिजन तुम्हें बाहर की दौड़ में उलझाता है, लेकिन एक और दौड़ है जो तुम हर दिन अपने भीतर दौड़ रहे हो। एक चाहतों की, इच्छाओं की, जो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन क्यों? डिजायर का खेल इतना दर्दनाक और अनंत क्यों है? और मनुष्य इससे मुक्त क्यों नहीं हो पाता? इसका जवाब छिपा है अध्याय 4 में। अध्याय 4, डिजायर का भ्रम। मनुष्य सदियों से एक ही दौड़ दौड़ रहा है, इच्छा की दौड़। और जितना वह इस दौड़ को जीतने की कोशिश करता है, उतना ही वह इससे और गहरे फंसता जाता है। इच्छा का चक्र बड़ा सरल है, चाहत हासिल, खोने का डर, नई चाहत, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। ओशो कहते हैं, डिजायर कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। तुमने यह भी देखा होगा, जब एक इच्छा पूरी होती है, 2 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। मानो माइंड कहता हो, ठीक है, अब अगला टारगेट क्या है? इच्छा का जन्म कहां से होता है? डिजायर का जन्म कमी से होता है। जहां भी तुम्हें लगता है कि तुम अपूर्ण हो, वहां इच्छा पैदा होती है। अगर तुम खुद को अधूरा महसूस करते हो, रिश्ता चाहिए। अगर तुम खुद को छोटा महसूस करते हो, स्टेटस चाहिए। अगर तुम अंदर खाली महसूस करते हो, एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर तुम खुद को असुरक्षित महसूस करते हो, पैसा चाहिए। हर इच्छा किसी न किसी साइकोलॉजिकल गैप की आवाज है। इच्छा कहती है, कुछ कमी है, उसे भर दो। लेकिन समस्या यह है, इच्छा जिस चीज को पकड़ने की कोशिश करती है, वह चीज कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जैसे ही तुम उसे पकड़ते हो, एक नया खालीपन जन्म ले लेता है। माइंड कैसे तुम्हें इच्छा के जाल में फंसाए रखता है? माइंड का पूरा ढांचा डिजायर ड्रिवन है। माइंड 2 ही चीजें जानता है, भविष्य की चाहत या अतीत का पछतावा। माइंड कभी बीइंग में नहीं रह सकता, माइंड सिर्फ वांटिंग में जीता है। इसलिए माइंड हमेशा कहेगा, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और, थोड़ी देर और। यह अंतहीन आवाज तुम्हें वर्तमान से दूर करके एक दौड़ में धकेल देती है जो कभी पूरी नहीं होती। ओशो कहते हैं, डिजायर तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है और बीइंग तुम्हें इस पल में उतारती है। वांटिंग वर्सेस बीइंग, असली फर्क क्या है? वांटिंग इच्छा, रेस्टलेस एनर्जी, हमेशा कुछ खोज रहे हो, हमेशा कमी महसूस हो रही है, हमेशा भविष्य में जी रहे हो। आउटकम पर सेंटर्ड, रिजेक्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट बीइंग, होना। शांत ऊर्जा, एक्सेप्टेंस, फुलफिलमेंट, अवेयरनेस, प्रेजेंस, इस पल का स्वाद। इच्छा कहती है, मुझे कुछ चाहिए। बीइंग कहता है, मैं पर्याप्त हूं। इच्छा तुम्हें आगे धकेलती है, बीइंग तुम्हें भीतर ले जाती है। डिजायर को छोड़ा कैसे जाता है? ओशो का तरीका सरल है, इच्छा से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, उसे गलत मत समझो, उसे बस अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो। जब कोई इच्छा उठे, उसे बिना जजमेंट के देखो। देखो, फिर से चाहत उठी है, मन मुझे खींच रहा है। जैसे ही तुम ऑब्जर्वर बनते हो, तुम चाहत के दास नहीं रहते। अवेयरनेस इच्छाओं को खत्म नहीं करती, लेकिन उनकी पकड़ ढीली कर देती है। माइंड की दौड़ एक दिन अपने आप धीमी पड़ जाती है, और जब माइंड शांत हो जाता है, तब बीइंग का दरवाजा खुलता है।
जब इच्छा का खेल शांत होता है तो जो चीज सबसे गहराई से सामने आती है वह है ईगो। लेकिन ईगो वास्तव में है क्या? और क्यों ओशो कहते हैं कि ईगो एक झूठ है, लेकिन मनुष्य उसी झूठ को अपनी पहचान बना लेता है? जानने के लिए आइए बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। अध्याय 5, अवेयरनेस, असली चाबी। परिवर्तन का असली दरवाजा अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब है जो हो रहा है उसे बिना भागे, बिना दबाए, बिना एडिट किए देखना। यह साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जब तुम अवेयरनेस में होते हो, तुम रिएक्शन से निकलकर रिस्पॉन्स में आते हो। दुनिया अचानक साफ दिखने लगती है, जैसे मन के कांच से धूल हट गई हो। आम इंसान दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वह है। वह उसे अपनी परतों से देखता है। भय की परत, लालच की परत, अपेक्षाओं की परत, तुलना की परत, पिछले दर्द की परत। अवेयरनेस इन परतों को एक एक करके हटाती है। जैसे कोई खिड़की पर जमा धुंध साफ कर दे, अचानक तुम दुनिया नहीं खुद को देखने लगते हो। जब अवेयरनेस आती है, रिश्ते स्पष्ट हो जाते हैं। कौन सच में तुम्हारा है, कौन नहीं, समझ में आता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए साफ हो जाता है। मन के झूठे ड्रामे पकड़े जाते हैं। अवेयरनेस तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देती है, सही को सही, गलत को गलत देखने की। ईगो, एंगर, जेलसी अवेयरनेस में क्यों पिघलते हैं? ये सब माइंड के अंधेरे हैं, और अंधकार रोशनी आते ही गायब हो जाता है। जब एंगर आता है, अवेयरनेस में तुम तुरंत देख पाते हो अब भी गुस्सा उठ रहा है। बस इतना देखना ही गुस्से की 70% ऊर्जा निकाल देता है। जेलसी भी ऐसे ही पिघलती है, क्योंकि अवेयरनेस में तुम देखते हो, मैं दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना कर रहा हूं। यह झूठा खेल है। ईगो भी मुरझाने लगता है, क्योंकि अवेयरनेस में तुम समझते हो जो तुम सोचते थे मैं हूं, वह सिर्फ आदतें, प्रतिक्रियाएं और कंडीशनिंग है। अवेयरनेस किसी भी नकारात्मकता को नहीं दबाती। वह उसे प्रकाश देती है, और प्रकाश में कुछ भी टिकता नहीं। माइंड की लेयर कैसे खुलती है? माइंड प्याज की तरह है, परतों में बंटा हुआ। अवेयरनेस पहली परत को देखती है, तुम्हारा रिएक्शन। फिर डीपर जाती है, रिएक्शन के पीछे का इमोशन। फिर उससे भी डीपर, इमोशन के पीछे का थॉट। और अंत में थॉट के पीछे की तुम्हारी खामोशी दिखती है। यह जर्नी ही ट्रांसफॉर्मेशन है। धीरे धीरे माइंड की पूरी स्ट्रक्चर सामने आने लगती है, और जब स्ट्रक्चर दिख जाए तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। बहुत लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब कंसंट्रेशन, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। कंसंट्रेशन मन को एक जगह पकड़कर रखना तनाव देता है, जोर लगाने से होता है। मेडिटेशन मन को जैसा है वैसा देखना, शोकेस तनाव हटाता है, जोर न लगाने से होता है। कंसंट्रेशन तुम्हें छोटा बनाता है, मेडिटेशन तुम्हें स्पेशियस बनाता है। स्मॉल अवेयरनेस प्रैक्टिसेस। खाना खाते हुए बस खाना खाओ, न मोबाइल न सोच, बस स्वाद, सुगंध, चबाना। देखो, चलते हुए सिर्फ कदमों को महसूस करो। गुस्सा आए तो तुरंत बोलो नहीं, पहले 10 सेकंड ऑब्जर्व करो। जो महसूस हो रहा है उसे नाम दो। एंगर है, फियर है, जेलसी है। रोज 3 मिनट बस सांस को आते जाते देखो। छोटे अभ्यास ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर अवेयरनेस इतना शक्तिशाली है तो एक सवाल उठता है, जब अवेयरनेस आ जाती है तब हमारी आइडेंटिटी का क्या होता है? क्या हम वही रहते हैं या बिल्कुल नए बन जाते हैं? इसका उत्तर अगले अध्याय में। अध्याय 6, लेटिंग गो। छोड़ना सीखो, जीत तुम्हारी होगी। जीवन में सबसे भारी बोझ कोई इंसान नहीं होता, बल्कि हमारा अपना माइंड होता है, जो पुरानी घटनाओं, पुराने घावों, पुरानी गलतियों को ऐसे पकड़े रहता है जैसे उनसे उसकी पहचान बनी हो। लेकिन सच यह है, जो पकड़ा हुआ है वही तुम्हें पकड़कर बैठा है। ओशो कहते हैं, जो छोड़ देता है वही ऊंचा उठता है, क्योंकि छोड़ना हारना नहीं बल्कि आजाद होना है। फॉरगिवनेस कैसे खुद को आजाद करता है? फॉरगिवनेस का मतलब किसी और को माफ करना नहीं, सबसे पहले खुद को आजाद करना है। जब तुम किसी से नाराज हो, जब तुम किसी को ब्लेम करते हो, तो तुम हर दिन उस घटना को दोबारा जीते हो।
तुम्हारी ऊर्जा बंधी रहती है। फॉरगिवनेस का वास्तविक अर्थ है घटना को दोबारा दोहराना बंद करना, यह कहना जो हुआ वह हो चुका, मैं उसे अपने वर्तमान को जहरीला नहीं करने दूंगा। किसी को माफ करना उसे सही ठहराना नहीं है, बल्कि खुद को उन भावनाओं की जेल से निकालना है जो तुम्हें अंदर से खा रही थीं। फॉरगिवनेस तुम्हारा उपहार है, किसी और का नहीं। मानव मन एक स्टोरेज है, इसमें अनुभव जमा होते रहते हैं और वे अनुभव मिलकर परसेप्शन बनाते हैं। पास्ट को न छोड़ने के दो कारण हैं। ओरक्ट, हैबिट ऑफ रिकॉलिंग, माइंड को वही याद करना पसंद है जो उसने 1000 बार दोहराया है। पेन भी फेमिलियर लगने लगता है। 2. आइडेंटिटी अटैचमेंट, हम कई बार अपने पेन को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मैं ऐसा हूं क्योंकि उसने ऐसा किया। जब आइडेंटिटी घावों से बनती है तो तुम घाव छोड़ नहीं पाते। लेटिंग गो का विज्ञान कहता है जब तुम पास्ट को वैसा ही देखते हो जैसा वह था, बिना जरूरत के मीनिंग जोड़े, बिना ड्रामा बनाए, तो माइंड धीरे धीरे उसे डिसॉल्व करने लगता है। पास्ट तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे एनर्जी देते हो। जैसे ही ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, वह अपनी पकड़ खो देता है। लेटिंग गो से क्रिएटिविटी क्यों जन्म लेती है? क्रिएटिविटी हमेशा खाली जगह से जन्म लेती है, एक साफ माइंड से, एक अनक्लटर्ड हार्ट से। जब मन भरा होता है रिजेंटमेंट से, रिग्रेट से, एंगर से, ओल्ड मेमोरीज से, तो नई इंस्पिरेशन के लिए जगह कहां? लेटिंग गो एक तरह का इनर डिटॉक्स है। जैसे कोई कमरे से पुराने फर्नीचर हटाए और फिर अचानक नई हवा, नई रोशनी, नई चीजें खुद जगह बनाने लगे। क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब माइंड फ्रेश, स्पेशियस और ओपन होता है। इसलिए जिसने छोड़ना सीख लिया वह क्रिएटर बन जाता है। हर रिश्ता दो लोग नहीं निभाते, उनके दो पास भी होते हैं, निभाते हैं। जैसे ही तुम अपने पास्ट को कैरी करते हो, तुम पार्टनर से वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे वह है, बल्कि जैसा तुम्हारी पुरानी यादें उसे दिखाती हैं। लेटिंग गो रिश्तों में यह बदलाव लाता है। उम्मीदें हल्की होती हैं, गलती पर गुस्सा कम आता है, कम्युनिकेशन आसान होता है, ट्रस्ट वापस पैदा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम दूसरे को नया देखने लगते हो, एवरीडे फ्रेश। यही रियल लव है। अगर लेटिंग गो इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, तो अगला सवाल है, क्या ऐसा कोई इनर स्टेट है जहां कुछ भी पकड़ने की जरूरत न पड़े और कुछ भी छोड़ने की जरूरत न पड़े, जहां मन खुद ही शांत हो जाए? इस गहरे रहस्य का उत्तर अगले अध्याय में। अध्याय 7, करेज, असली ताकत। परिवर्तन केवल समझ से नहीं आता, उसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि नया रास्ता हमेशा अनजाना होता है और अनजाने में डर होता है। इसीलिए बहुत लोग जानते हुए भी बदल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर कदम उठाने का हौसला नहीं होता। ओशो कहते हैं, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, साहस का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। यही साहस ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत है। हर इंसान दो तरह का जीवन जी सकता है। एक कंफर्ट वाला जीवन, जहां सब फेमिलियर है, सुरक्षित है, प्रिडिक्टेबल है। 2 अलाइव जीवन, जहां ग्रोथ है, रिस्क है और खुद को बनाने की ताकत है। कंफर्ट लाइफ आसान है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है कि तुम कंफर्ट जोन तोड़ो। करेज वही ऊर्जा है जो तुम्हें स्टेबल ग्राउंड से उठाकर अज्ञात में कदम रखने देती है। अगर जीवन को नए ढंग से जीना है, तो पुराने ढर्रे को छोड़ना ही होगा। यह छोड़ना ही साहस है। डर का वास्तविक स्रोत क्या है? डर बाहर की चीजों से नहीं आता, डर का स्रोत अंदर बैठा कंडीशनिंग है। बचपन में कहा गया, ऐसा मत करो गिर जाओगे। स्कूल में गलती मत करना, पनिशमेंट मिलेगा। सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे? ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे भीतर एक अदृश्य कैद बनाती हैं और धीरे धीरे तुम रिस्क लेने से डरने लगते हो। माइंड हर नई संभावना को खतरे की तरह देखने लगता है। लेकिन जब तुम अवेयरनेस से डर को ऑब्जर्व करते हो, तो पता चलता है कि डर सिर्फ इमेजिनेशन है, एक मानसिक कहानी, हकीकत नहीं। साहस कैसे जन्म लेता है? करेज पैदा होता है एक्शन से, डर खत्म होता है मूवमेंट से। अगर तुम डर का इंतजार करते रहोगे कि वह गायब हो जाए, तो जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा। करेज की 3 लेयर्स हैं। ए
पहला कदम उठाने का साहस, यह सबसे कठिन है, क्योंकि माइंड कहता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन जीवन में कुछ भी बड़ा इसी पहले कदम में छुपा है। बी, रास्ते पर बने रहने का साहस। बहुत लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन डिस्कंफर्ट आते ही वापस पुराने पैटर्न्स में भाग जाते हैं। यहां कंसिस्टेंसी का साहस चाहिए। सी, अपने चुनाव की जिम्मेदारी लेने का साहस। अगर तुम अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी एक लेते हो, तभी तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर बनते हो। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। करेज क्यों तुम्हें असली इंसान बनाता है? जब तुम डर से भागते नहीं, उसे देखकर भी आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। तुम इंडिपेंडेंट होते हो, तुम कॉन्फिडेंट होते हो, तुम अपनी आवाज सुनना शुरू करते हो, तुम क्रिएटिव डिसीजंस लेने लगते हो, तुम्हारे भीतर ऑथेंटिसिटी पैदा होती है। करेज तुम्हें सिर्फ बदलेगा नहीं, तुम्हें नया जन्म देगा। अगर परिवर्तन के लिए साहस जरूरी है, तो अगला सवाल यह उठता है, क्या ऐसा भी कोई मोड़ आता है जहां तुम्हें चीजें करने की नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर करने की जरूरत पड़ती है, जहां साहस का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है? इस रहस्य को अगले अध्याय में गहराई से समझेंगे। अध्याय 8, मेडिटेशन, परिवर्तन का अंतिम दरवाजा। परिवर्तन की यात्रा कई दरवाजों से गुजरती है, अवेयरनेस, कॉरेज, लेटिंग गो। लेकिन अंत में एक ऐसा दरवाजा आता है जिसके पार तुम्हारी पुरानी पहचान पूरी तरह पिघल जाती है। वह दरवाजा है मेडिटेशन। ओशो कहते हैं, मेडिटेशन वो आग है जिसमें पुराना जलता है और नया जन्म लेता है। यह कोई टेक्निक नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, यह खुद को देखने की कला है। मेडिटेशन तुम्हें माइंड से बाहर ले जाती है और तुम्हें तुम्हारी असली प्रकृति से मिलाती है। बहुत लोग शांत बैठकर मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड इतना भरा हुआ होता है कि साइलेंस उन्हें बेचैन कर देता है। इसलिए ओशो ने दी डायनामिक मेडिटेशन, एक पावरफुल प्रोसेस जिसमें तुम पहले अपने अंदर जमी हुई एनर्जी, एंगर, सप्रेशन को जोरदार सांस, बॉडी मूवमेंट, कैथारसिस द्वारा बाहर निकालते हो। पहले केओस, फिर साइलेंस। डायनेमिक तुम्हें फ्री करता है, दबी हुई भावनाओं से, चाइल्डहुड ब्लॉक से, सोसाइटी की कंडीशनिंग से, ठहरे हुए एनर्जी पैटर्न से। जब अंदर का कचरा निकल जाता है, तभी असली शांति उतरती है। मेडिटेशन का हार्ट है विटनेसिंग। इसका मतलब तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है, थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस, उसे पकड़ना नहीं, लड़ना नहीं, भागना नहीं, बस देखना। जैसे बादल आकर जाते हैं, तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब विटनेस जागता है, माइंड की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि माइंड तभी चलता है जब तुम उससे आइडेंटिफाई हो जाते हो। विटनेसिंग तुम्हें ऐसी इनर फ्रीडम देती है जो किसी भी आउटर फ्रीडम से बड़ी है। सांस सबसे सरल, सबसे इमीडिएट, सबसे प्राकृतिक मेडिटेशन है। जब तुम ब्रेथ को देखते हो, तुम किसी थॉट में नहीं होते, क्योंकि ब्रेथ हमेशा प्रेजेंट में चलती है। ब्रेथ अवेयरनेस माइंड को शांत करती है, एंजाइटी को डिसॉल्व करती है, इमोशंस को बैलेंस करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, अवेयरनेस को शार्प बनाती है, और सबसे सुंदर बात, इसे कहीं भी किया जा सकता है। भीड़ में, ऑफिस में, चलते हुए, बैठते हुए। सांस से दोस्ती करना अपने आप से दोस्ती करना है। मेडिटेशन मन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, यह मन को समझने, देखने और आखिरकार उसे डिसॉल्व होने देने की प्रक्रिया है। जैसे ही तुम विचारों की प्रकृति समझते हो कि वे तुम्हारे नहीं, बस पासिंग प्रोसेसेस हैं, तुम्हारा माइंड नेचुरली साफ होने लगता है। माइंड डिटॉक्स में ये बदलाव आते हैं। थॉट की गति धीरे हो जाती है, अननेसेसरी इमोशंस गायब होने लगते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, डिसीजंस आसान होते हैं, इंसोम्निया, स्ट्रेस कम होते हैं। मेडिटेशन दवा नहीं, एक इनर क्लेंसिंग है। साइलेंस खालीपन नहीं, एक ऊर्जा है, एक अनुभव है, एक डोरवे है जहां तुम अपने रियल सेल्फ को महसूस करते हो। साइलेंस में माइंड बंद नहीं होता, पर तुम माइंड से बाहर खड़े हो जाते हो। इस साइलेंस को ओशो लिविंग साइलेंस कहते हैं, जहां तुम जागृत होते हो, पूरी तरह जीवित होते हो। यही साइलेंस ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम चरण है। मेडिटेशन तुम्हें माइंड के पार ले जाती है,
लेकिन एक और बड़ा रहस्य बाकी है। जब तुम मेडिटेशन में गहरे उतर जाते हो तो क्या तुम्हारी पर्सनालिटी भी बदल जाती है, या फिर पर्सनालिटी के पीछे कुछ और भी है जो बिल्कुल नया, बिल्कुल असली है? इस रहस्य को अगले अध्याय में खोलेंगे। अध्याय 9, फ्रीडम। जब तुम सच में बदल जाते हो, परिवर्तन की पूरी यात्रा, अवेयरनेस, करेज, लेटिंग गो, मेडिटेशन, आखिरकार एक ही मंजिल पर ले जाती है, फ्रीडम। ऐसी फ्रीडम नहीं जिसे दुनिया ने परिभाषित किया है, बल्कि वह आजादी जो तुम्हारे भीतर खिलती है। ओशो कहते हैं, फ्रीडम इज द फ्रेग्रेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम सच में बदलते हो तो स्वतंत्रता एक खुशबू की तरह अपने आप फैलती है। तुम्हें इसे पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, यह तुम्हारी ही उपस्थिति बन जाती है। असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता का मतलब है तुम्हारा जीवन तुम्हारे केंद्र से बहे, न कि भीड़ की अपेक्षाओं से। लोग क्या सोचेंगे? क्या यह सही लगेगा? क्या समाज स्वीकार करेगा? ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तुम दूसरों के अप्रूवल पर नहीं, अपनी क्लैरिटी पर चलते हो। फ्रीडम ये नहीं कि तुम कुछ भी करो, फ्रीडम ये है कि तुम वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। जब तुम खुद को होने देते हो तो एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। हमारा अधिकांश जीवन दूसरों की पसंद नापसंद को पूरा करते हुए गुजरता है। माता पिता के सपने, समाज के नियम, दोस्त क्या चाहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज होगा, इन अदृश्य दीवारों में तुम्हारा असली तुम धीरे धीरे खो जाता है। फ्रीडम की शुरुआत तब होती है जब तुम पहली बार ना कहते हो उन चीजों को जो तुम्हें तोड़ रही थीं, लेकिन दुनिया को खुश कर रही थी। यह ना तुम्हारा पहला जन्म है। ट्रांसफॉर्मेशन तब गहराता है जब तुम्हारे चॉइसेस भीड़ से नहीं, तुम्हारे ऑथेंटिसिटी से आते हैं। तब तुम बिना डर के बोलते हो, बिना गिल्ट के जीते हो, बिना अप्रूवल के चलते हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, अपने हार्ट की आवाज को सुनते हो। इस अवस्था में लाइफ एफर्टलेस हो जाती है। तुम एक फ्लो में आ जाते हो जहां हेजिटेशन नहीं, क्लैरिटी होती है। फ्रीडम कोई आउटर कंडीशन नहीं, यह एक इनर स्टेट है। तुम जेल में भी स्वतंत्र हो सकते हो अगर माइंड मुक्त है, और तुम महल में भी कैद हो सकते हो अगर माइंड दूसरों से बंधा हुआ है। फ्रीडम का डीप डायमेंशन यह है, तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, सजगता से जीते हो। कोई कुछ कहता है, तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो और अपने भीतर से रिस्पॉन्ड करते हो। यही इनर फ्रीडम है, यही वास्तविक शक्ति है। फ्रीडम क्यों ट्रांसफॉर्मेशन की चरम अवस्था है? क्योंकि फ्रीडम में कोई डर नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई पास्ट का बोझ नहीं। फ्रीडम में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी मौलिकता। ओशो कहते हैं, जो स्वतंत्र हुआ वही मनुष्य हुआ। अब सवाल यह उठता है, जब तुम स्वतंत्र हो जाते हो तो क्या जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाती है, या फिर स्वतंत्रता के पार भी एक और अवस्था है जहां इंसान ईगो से भी मुक्त हो जाता है और जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाता है? अगला अध्याय इसी अंतिम रहस्य को खोलेगा। अध्याय 10, नया तुम, द रीबर्थ। परिवर्तन की यात्रा का अंतिम पड़ाव कोई अंत नहीं होता, वह एक नए आरंभ का जन्म होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कुछ खोना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पाना है। ओशो कहते हैं, रीबर्थ इज नॉट फिजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, एग्जिस्टेंशियल। जब तुम अवेयरनेस, करेज, मेडिटेशन और फ्रीडम की राहों से गुजरते हो, तब एक बिंदु आता है जहां तुम्हारा पुराना मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है और एक नई चेतना जन्म लेती है। इसे ही कहते हैं द रीबर्थ। रीबर्थ का अर्थ यह नहीं कि तुम पूरी तरह नई पर्सनालिटी बन जाते हो। इसका असली अर्थ है पुरानी परतें हट जाती हैं और भीतर जो असली तुम हो वह सामने आ जाता है। रीबर्थ वह क्षण है जब तुम पहली बार स्वयं को क्लियरली देखते हो। तुम समझ जाते हो तुम फियर नहीं हो, ईगो नहीं हो, पास्ट नहीं हो, हैबिट्स नहीं हो, कंडीशनिंग नहीं हो। तुम सिर्फ प्योर अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस से जन्मा इंसान एक नई दुनिया में कदम रखता है। हर इंसान कई परतों से बना है। आदतें, बिलीफ, इमोशनल रिएक्शंस, फियर पैटर्न्स, सोशल कंडीशनिंग।
रीबर्थ तब होता है जब ये परतें एक एक करके टूटने लगती हैं। कैसे? सिर्फ अवेयरनेस से। जब तुम हैबिट को देखते हो वह कमजोर पड़ती है। जब तुम फियर को समझते हो वह पिघलने लगता है। जब तुम रिएक्टिव पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो वह डिसॉल्व होने लगता है। पुरानी परतें टूटती हैं बिना किसी प्रयास के, क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन की रोशनी अंधकार को हटाने में स्वाभाविक रूप से सक्षम है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नई पर्सनालिटी क्रिएट करना नहीं है, बल्कि पर्सनालिटी से परे जाना है। और जब तुम पर्सनालिटी से परे जाते हो, तुम्हारा कैरेक्टर, चॉइसेस, वॉइस, लाइफस्टाइल अपने आप बदल जाते हैं। नई पहचान में तुम ऑथेंटिक होते हो, तुम्हारा बोलना साफ होता है, तुम रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हो, ईगो कमजोर हो जाती है, कंपैशन बढ़ता है, क्लैरिटी तीखी हो जाती है, डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं। यहां तुम किसी बनने की कोशिश नहीं करते, तुम वही बनते हो जो तुम हमेशा से थे। लाइफ पर्पस कैसे उभरता है? पर्पस कोई खोज नहीं है, पर्पस एक रेवलेशन है। जब तुम क्लटर हटाते हो, मन की उलझनें शांत होती हैं, फियर लेयर्स टूटती हैं, साइलेंस अंदर बसता है, तब पर्पस खुद बाहर आता है। पर्पस उसी तरह उभरता है जैसे शांत पानी में नीचे की चीजें साफ दिखने लगती हैं। लाइफ पर्पस यही है, वह करना जो तुम्हारी चेतना को जीवंत करे। जब तुम बदलते हो, दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। लोग अलग लगते हैं, रिश्ते हल्के लगते हैं, चुनौतियां अवसर बनती हैं, समस्याएं लेसन्स बनती हैं। जीवन संघर्ष नहीं, उत्सव बनता है। न्यू कॉन्शियसनेस एक नई दुनिया को जन्म देती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का चरम है। अगर तुम इस किताब की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो रोज थोड़ा थोड़ा करो। हर दिन 10 मिनट विटनेसिंग करो, अपने थॉट्स को आते जाते देखो, कुछ मत करो, बस देखो। 2 हफ्ते में 2 बार डायनामिक मेडिटेशन करो, पुरानी एनर्जी को बाहर निकलने दो। 3 फियर आने पर भागो मत, ऑब्जर्व करो, डर को समझना ही उसे डिसॉल्व कर देता है। 4 किसी बात को दिल पर लेने से पहले पॉज करो, रिएक्शन हटेगा, क्लैरिटी आएगी। 5 अपने जीवन के हर मोमेंट में ऑथेंटिसिटी लाओ, किसी के लिए मत जियो, अपने ट्रूथ के लिए जियो। 6 हर रात 2 मिनट ग्रैटिट्यूड, एनर्जी बदल जाएगी। 7 खुद को समय दो, ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी मत करो, यह एक धीमी, सुंदर, गहरी यात्रा है। तुम्हारा नया जन्म अभी शुरू हुआ है। अब जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक नई दृष्टि से, एक नई रोशनी से, एक बिल्कुल नए तुम से। अगर तुमने खुद को बदल लिया तो दुनिया को बदलने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया तुम्हें देखकर खुद बदल जाएगी। याद रखो, जो इंसान खुद को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत लेता है। अगर यह यात्रा आपको पसंद आई तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी किताबें, ऐसी आवाजें और ऐसे विचार लाते हैं जो आपके जीवन को नई ऊंचाई दे सकते हैं।